नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनीपत ई संचार और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं कोरोना काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और समाज पर असर क्या पड़ा, उससे बाहर निकलने में हम कितने कामयाब हुए। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि कोरोना संकट से देश को बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स अग्रिम मोर्चे पर जो युद्ध लड़ रहे हैं, उन योद्धाओं ने अमूल्य योगदान दिया। और इस संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधियों की तरफ से कितनी कोशिश की गई, स्थानीय प्रशासन कितना मुस्तैद रहा, सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं आम जन को मुहैया करवाई गई, डेल्टा वेरिएंट के प्रहार से जो नुकसान हुआ उससे हमने क्या सबक लिया, डेल्टा वेरिएंट की वजह से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से वेंटिलेटर पर चला गया था, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं। सोनीपत ई संचार में इन तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान सोनीपत नगर निगम मेयर निखिल मदान। सोनीपत वो इलाका जिसकी सीमाओं पर किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा समय तक चला और उसकी वजह से दिल्ली की सीमाएं लगभग सील हो चुकी थीं। एक तरफ तो सोनीपत वासी कोरोना की मार झेल रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली सोनीपत सीमा सील होने के चलते कारोबार बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था और भी बहुत कुछ प्रभावित हुआ, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं सोनीपत नगर निगम के मेयर निखिल मदान। निखिल मदान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मदान साहब, पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा, सोनीपत वो इलाका है जिसमें हमने देखा कि लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन चला और कोरोना संकट ऊपर से, यानी एक तो करेला फिर नीम चढ़ा, और 6000 से ज्यादा यहां पर उद्योग हैं जिन पर इस कोरोना काल का और किसान आंदोलन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आपसे समझना चाहूंगा कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा और लोगों को इस वक्त उस परेशानी से कितना बाहर निकल पाने में आसानी हुई, या आज भी संकट से उबर नहीं पा रहे हैं। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी, जो कोरोना काल आया, फिर उसके साथ में किसान आंदोलन चल रहा था, और सबसे जो देखने की बात थी इसके अंदर, हमारे यहाँ के बॉर्डर्स बंद थे, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कोरोना काल के अंदर भी जी, और साथ में सरकार ने दोनों तरफ से ना किसानों को कोई रास्ता दे रही थी सरकार, और कोविड के टाइम जब उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ और उस टाइम ना लोगों की सहायता कर पाई सरकार। उस टाइम सबसे ज्यादा व्यापारी जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। उसके कारण जो डेली रोजगार के लोग थे उनकी नौकरियां छूटी, अपने घर बैठ गए, उनके पास खाने को राशन नहीं था, घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और प्राइवेट गाड़ियों की परमिशंस गवर्नमेंट उस टाइम पे दे नहीं रही थी। इंटरस्टेट जो हमारी ट्रैवलिंग थी उसके ऊपर रोक लगा दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी एक उस टाइम पे सरकार की तरफ से प्रॉब्लम रही, ना देखते हुए कि भाई कौन सा वर्ग, कितने लोग, कौन सा वर्ग इसमें परेशान है। हर वर्ग ने उस टाइम प्रॉब्लम्स फेस करी। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने जो रिजिड डिसीजंस हैं उनके ऊपर अटकी रही जी। यानी तो इतना बड़ा नुकसान वहां पर हुआ, सरकार की भूमिका को लेकर आपको कहीं ना कहीं सवाल दिखता है। एक और बड़ा सवाल, डेल्टा वेरिएंट के दौरान हमने देखा कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी देश में और सोनीपत उससे अछूता रहा नहीं था। यह भी खबर सामने आई थी कि जिस सप्लाई को 5 गुना तक बढ़ जाना चाहिए था वो बहुत कम हो गई थी, डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। इस 5 गुना सप्लाई के डिमांड के चलते सप्लाई कितनी हो पाई, और जो ऑक्सीजन की जरूरत उस वक्त लोगों को थी अस्पतालों में, अस्पताल कितना काम कर पाए, कितनी बेहतरी से लोगों को सेवाएं दे पाए, ये बारीकी से समझना चाहेंगे आपसे। देखो, जिस टाइम पे ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जी, कि हमारे शहर में ऑक्सीजन को देखते हुए इतनी हाहाकार मच चुकी थी, हर एक हॉस्पिटल के बाहर 100 पेशेंट्स लाइनों में खड़े हुआ करते थे, और 2 दिन तो ऐसे यहाँ पर हमारी काली रात निकली। डीसी साहब से मैंने बात करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंडीगढ़ मैंने खुद फोन पे बात करी। मैंने कहा सर, यहाँ पर सिविल वॉर होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि पेशेंट्स स्ट्रक्चर पे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिए गए। हॉस्पिटल वाले एक बात कहा करते थे कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रही है हमारे को, और उस टाइम 3 से 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं हमारे सोनीपत में। मीडिया ने कवरेज दिखाई उस चीज की, हर पत्रकार ने उसके बारे में लिखा, सबके पास उसकी फोटोज हैं, प्रूफ है। पेशेंट्स को रूम से डिस्चार्ज करके आईसीयू से बाहर निकाल के रोड पे स्ट्रक्चर पे लिटा दिया गया था 3-4 हॉस्पिटल्स के बाहर, और वहां पर ऐसी सिचुएशन बनी थी कि लिटरली लोग
इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति में थे कि भाई मारकाट की पोजीशन में थे कि एक दूसरे का सिलेंडर खींच रहे थे। और जो हमारे यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन आनी चाहिए थी पानीपत से, जब पानीपत से आती है, जहां से आती है, या सरकार की तरफ से जो हमारे को यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, वो पूरी नहीं हुई। उसके कारण बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हमारे शहर के अंदर, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा वो वेरिएंट हमारे यहाँ के लिए, इतनी सारी उसमें डेथ हुई। और उसके बाद सरकार ने डाटा निकाल दिया कि ऑक्सीजन की कमी से तो किसी की डेथ नहीं। वो एक बहुत भारी और बड़ा दुख का समय था जो हमारे प्रदेश की, देश की जनता ने झेला। मैं समझता हूं कि भाई उस टाइम ऑक्सीजन अगर होती तो हम क्या पता बहुत सारे लोगों को बचा पाते। अभी के हालात की बात करेंगे मदान साहब आपसे, जो अस्पताल में पहले एक शिकायत आ रही थी वेंटिलेटर को लेकर, वेंटिलेटर जैसी बुनियादी जरूरत जो है पूरी होनी चाहिए, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? वो सुविधा वहां पर लोगों को मिल रही है क्या? और दूसरा ये कि उस डेल्टा वेरिएंट के बाद कितना सुधार आपको दिख रहा है, कितनी गुंजाइश आपको दिखी कोरोना काल में, चाहे ऑक्सीजन की बात हो उसको बढ़ाने के लिए, बेड बढ़ाने के लिए, और वेंटिलेटर जैसी फैसिलिटी के लिए कितना काम हो पाया है? उस समय जो हमारे सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल है, इधर हमारे पास 20 से 25 आईसीयू बेड थे, वेंटिलेटर बेड थे जी, जिनमें से 2 बेड पे भी वेंटिलेटर नहीं चल रहा था उस समय। अगर वो चल रहा होता तो यहाँ पर भी क्या पता हम बहुत सारे लोगों को बचा पाते। यहाँ से बेड शिफ्ट करे जाते थे कि भी खानपुर रेफर कर दो। खानपुर जब रेफर करते थे तो वहां पर इतने बेड्स नहीं थे कि वहां पर सबका ट्रीटमेंट हो सके। एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन थी, और सबसे बड़ी बात जो उस समय देखने को मिली, सीएचसी में और पीएचसी में डॉक्टर्स ही नहीं थे। अगर डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमी थी उस समय पे, आज भी अगर देखा जाए जो खानपुर की ओपीडी है वो हमारे सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी जितनी हो चुकी है। जो खानपुर हमारे पूरे स्टेट का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, उसकी ओपीडी आज इतनी कम हो चुकी है जो एक शहर के सिविल हॉस्पिटल जितनी आ चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं है। और उस समय भी डॉक्टर्स की इतनी कमी थी, अगर डॉक्टर्स भी सरकार ज्यादा लगवाती उस समय पे, या उस समय पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके बच्चों को भी रेफर, जो वहां पर पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी डॉक्टर्स बन चुके थे, उनकी भी अगर हेल्प ले ली जाती तब भी बहुत सारे लोग बचाव में आ जाते। ये डॉक्टर की कमी की जैसे आप बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको लेकर मैं आपसे स्कूलों को लेकर भी बात करना चाहूंगा। मुझे जहां तक जानकारी है 500 के आसपास सोनीपत में स्कूल हैं। स्कूलों की पढ़ाई कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है, और इस प्रभाव को कम करने के लिए कोशिशें, अगर आपके स्तर पर मैं बात करना चाहूं, कितना प्रयास किया गया? आज अगर आप देखें ऑनलाइन स्टडीज के बाद, जब से ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड चलाया गया, आज सबसे ज्यादा शिकायत बच्चों के अंदर या तो सिरदर्द की आ रही है, या उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं कंप्यूटर के अंदर या फोन के अंदर स्टडी कर करके, या बहुत सारे बच्चे ऐसे सामने आ रहे हैं जो मतलब उनका डेली पैटर्न सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है जी। और स्कूल की बात करें, आज हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के ऊपर एक रिपोर्ट हमारे सोनीपत के न्यूज़पेपर की भी गई थी, जिसमें यह लिखा था भी सरकारी स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। मतलब जो चीज सबसे ज्यादा हमारे देश की महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन दोनों चीजों में ही सरकार की सबसे बड़ी कमियां हैं। आज हमारे देश में, आज हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो टीचर्स की भर्ती करना, डॉक्टरों की भर्ती करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वास्थ्य पे आते हैं, हमारे सोनीपत के अंदर कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। अगर आज हम बात करें, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर जाकर कोई अपना इलाज ढंग से करवा सके। हर एक आदमी को पीजीआई रेफर कर देते हैं या फिर एम्स रेफर कर देते हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, साथ साथ में एजुकेशन के लिए आज टीचरों की इतनी कमी है स्कूल के अंदर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के टीचर्स हो, चाहे स्पोर्ट्स टीचर हो, चाहे एजुकेशन के लिए टीचर हो, दोनों के लिए कमी है आज हमारे प्राइवेट, हमारे सरकारी स्कूलों में। और जितने भी बच्चे जो स्कूल जाते थे, जो आज अपने घर बैठे हैं, उनके साथ जो ये इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, 2 साल की मैं समझता हूं उनकी एजुकेशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस पर काम करने की जरूरत है मदान साहब, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि आपका मानना है। और वैसे भी
कोरोना काल में इस पर तो असर पड़ा ही, और इसका जो प्रभाव है वो आने वाले कई दशकों तक में देखने को मिलेगा। एक और अहम सवाल आपसे करूंगा, सोनीपत में ढाबों की जहां तक बात आती है, मुरथल में 50-60 के आसपास ढाबे हैं, उन पर भी कामकाज का असर पड़ा। छोटे मोटे जो बेचारे चाय बनाकर रेहड़ी पटरी वाले अपना काम करते थे वो भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा कि सोनीपत में जितने ज्यादा यहाँ पर उद्योग हैं, उन उद्योगों में मानकों की जहां तक बात आती है, कई उद्योग मानकों पर खरे नहीं उतरते। एक तो जमीन का पानी खराब हो रहा है, दूसरा पीने के पानी की जो किल्लत है, जमीन का जो पानी का दोहन करते हैं उस मानक पे बात आती है, प्रदूषण फैलाने की बात आती है, वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें, अगर स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ खाना नहीं मिलेगा तो कोरोना काल में इम्यून सिस्टम हमारा और कमजोर हो जाएगा। इन मानकों को बेहतर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ कोशिशें किस तरह की देखते हैं आप? देखो, अगर आज हम बात करें पोल्यूशन को लेकर या एनजीटी डिपार्टमेंट को लेकर, जो हमारे पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर आज जो पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है आए दिन, ये इतनी स्पीड पे बढ़ रही है। पिछली गर्मियों में हमारे शहर के अंदर पानी की किल्लत इतनी थी, जब तक सरकार प्रॉपर तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी नहरों में, और जो हमारी नहर के पानी आने चाहिए या हमारे नहर के ऊपर जितनी भी हमारी बड़ी रिवर्स हैं उनके ऊपर चेक डैम्स बनने चाहिए, जब तक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं जाएगी तब तक किसी भी, अगर हम सिटी की बात करें, वहां पर हम पानी की पूर्ति नहीं कर सकते, पहली बात जी। और साथ में जो एनजीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहें तो जो आज हमारे यहाँ पर प्लानिंग होती है, सेक्टर्स की प्लानिंग है, चाहे सिटी की डेवलपमेंट की प्लानिंग है जी। आज किसी भी शहर में आप देखो, जो स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन होती है, जो बरसाती पानी की लाइन जिसको नाला कहते हैं, बरसाती पानी की लाइन जिसको कहते हैं, कहीं भी देखा जाए वो सही तरीके से वर्किंग नहीं है जी। जब तक वो वर्किंग नहीं होगी, बरसात का पानी वापस जमीन में नहीं जाएगा, तब तक वो पानी का लेवल और नीचे जाता जाएगा। एक समय था जब 100-200 फुट के ऊपर पानी मिला करता था जी। आज के समय में 400-500 फुट पे पानी जा चुका है, और आने वाले अगर यही हालात रहे और आने वाले कुछ सालों बाद ये पानी बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। एक टर्म है डीप वेल की। डीप वेल अगर आज कहीं पे हम लगवाते हैं तो 800 फुट की गहराई पे लगता है। 800 फुट की गहराई पे अगर डीप वेल लगेगा, अगर इतने ही नीचे से हम पानी लाने अगर चालू करेंगे आने वाले समय में जी, या पानी देने के लिए हम इतनी नीचे हमें जाना पड़ेगा, तो ये आए दिन और भी ज्यादा, उसके कुछ समय बाद ये और भी गहराई में हम चले जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग वाटर आता है किस तरीके हम पानी को बचा सकते हैं, कितनी टर्म्स, कितनी जगह पर ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर भी जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। जहां जहां पर बरसाती नालों की हम बात करें, प्रॉपर तरीके से बनाने पड़ेंगे कि जाकि जो रोड पे पानी भी ना रहे और जमीन में या जो भी ड्रेन में पानी जाना है, ड्रेन में पानी जाए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, छोटा सा सवाल, जो सहयोग की बात है, निगम को अगर अपने सहयोगियों का साथ मिल जाए, स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक का सहयोग मिल जाए, तो बहुत सारी चुनौतियां जो है उनको आसान किया जा सकता है। आप निगम के मेयर हैं, बाकी इसके अलावा और भी साथ आपके जो डिप्टी मेयर हैं, उनका, आपके स्थानीय विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं जो कांग्रेस विधायक हैं, उनका सहयोग कितना मिल रहा है? सरकार को लेकर आपने जिक्र किया, लेकिन जो साथी होते हैं उनका योगदान बड़ा होता है। देखो, जो हमारे साथी भी हैं, जो हमारे सोनीपत शहर के विधायक भी हैं सुरेंद्र पवार जी, उन्होंने कोरोना टाइम के अंदर अपनी तरफ से, जब सरकार की तरफ से राशन नहीं आया, अपनी तरफ से भी राशन बांटा गया, और जो हमारे यहाँ पर राशन बटा प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से जी, सबसे ज्यादा जो लोगों ने घरों में खाना पहुंचाया तो वो प्राइवेट संस्था थी उस समय पर, जब लॉकडाउन लग चुका था, और जो मजदूर आदमी जो डेली पैसे कमाता था और रात को खाना खाता था, अपना घर चलाता था, उन तक प्राइवेट संस्थाओं ने पैसा पहुंचाया, खाना पहुंचाया, सॉरी। और दूसरी बात, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, आए दिन हमारे साथ मुद्दे भी उठाते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं। साथ में कोविड के टाइम पर भी उन्होंने अपना पूरा समय पब्लिक के बीच में देकर, बेशक उस समय पे वो इतना ज्यादा भी पब्लिक के बीच में एक्टिव थे, हॉस्पिटलों की भी जांच खुद ले रहे थे हमारे साथ में, खुद भी कोविड पॉजिटिव हुए, और उस टाइम पे
तब भी उनको यही था कि भाई मैं शहर को देखता रहा हूँ, कभी आए दिन डीसी से बात कर रहे हैं कि भाई इसको बेड नहीं मिल रहा है, या किसी पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। जितनी भी उस समय पे हमें समस्या आ रही थी, तो हम मिलकर उस समय पर देख रहे थे, और जो भी मांग हम सरकार से कर सकते थे हमने साथ मिलकर वो कदम उठाया था। जी, चलिए मदान साहब, आपने कई हमारे सवालों के जवाब दिए और आपने इस चर्चा में तमाम वो बातें रखी जिनको लेकर सोनीपत के लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी, वो सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी जो है, वो चाहे निगम की बात हो, वो चाहे सरकार की बात हो या फिर स्थानीय विधायक की बात हो, सब मिलकर साथ काम करें तो इस संकट से हम निपट सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बेसिकली काम करना पड़ेगा। जैसे हम पानी की बात कर लेते हैं, ज़मीन का पानी ख़राब हो रहा है, वायु प्रदूषण की भी दिक्कतें सामने आती हैं, और लोगों को अगर ये रोजमर्रा की जरूरतें समय पर पूरी नहीं होंगी तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में, ऐसा मान सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतर हो तो सोनीपत के लोगों को स्वास्थ्य के लिहाज से, शिक्षा के तरीके से और खान पान को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर लिए। तो निखिल मदान, हम सोनीपत के नगर निगम के मेयर से बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कुछ ऐसे बिंदुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की जिन पर काम करने की जरूरत नजर आती है, और कुछ ऐसे कदम भी उनकी तरफ से उठाए गए जो कोरोना काल में लोगों के लिए मददगार साबित हुए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।